मैं बेला को एक कमरे में ले आया। पंडित भेरू किसी महाराजा से कम नहीं था। कई बरसों की मुद्दत में तामीर होने वाले इस बंगले में उसने तमाम इंतजामात कर रखे थे। इस कमरे के ऐन वस्त में लोहे के स्प्रिंगों वाला एक पलंग रखा हुआ था, जिस पर आरामदेह मैट्रेस बिछा हुआ था। सामने वाली दीवार पर काफी ऊपर चुभने वाली तेज रोशनी उस पलंग पर लेटने वाले के चेहरे पर पड़ती थी। जरूरत के वक्त बिजली के तार मुंसलिक करके इस पलंग में करंट भी दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मैं फिलहाल इतना आगे नहीं जाना चाहता था। भेरू ने मुझे उस कमरे की एक एक चीज के बारे में बड़े फख्र से बताया था। ये कमरा देखने में यूं लगता था जैसे एक्सरसाइज रूम हो और यहाँ रखी हुई हर चीज कसरत में इस्तेमाल होती हो, लेकिन दर हकीकत उनका इस्तेमाल कुछ और था। मैंने सुमित्रा की मदद से बेला को पकड़कर उस पलंग पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर पलंग के साथ लगे हुए आहनी क्लिपों में जकड़ दिए और सामने वाली मोनोलाइट जला दी। उसकी रोशनी बराह रास्त बेला के चेहरे पर पड़ रही थी। बेला सर पटकने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम 1 मिनट से ज्यादा आंखें बंद नहीं रख सकोगी। वो चीखी, मैं जानती हूं तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तुफ है तुम पर, एक मर्द होकर औरत पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें तो मर्द कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने कहा, यहां मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने नहीं आया और तुम औरत नहीं शैतान हो, और शैतान किसी भी रूप में हो सकता है। अगर तुम औरत होती तो अपनी आंखों के सामने बेगुनाह और मासूम औरतों की इज्जत लुटते देख कर कह न लगाती। तुम्हारी वजह से अब तक न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। नहीं बेला, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए या रहम किया जाए। तुम्हारे जिस्म की बोटियां काटते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट कर इस हीटर पर डालता जाऊंगा। तुम अपनी आंखों से अपने आप को टुकड़ों में रोस्ट होते हुए देखोगी। अपना गोश्त जलने की बू सूंघोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। मैं आखिर में सुमित्रा की तरफ घूमा, कहा, सुमित्रा, हीटर का प्लग लगा दो। दीवार के करीब मार्बल के टॉप वाले मेज पर एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था। सुमित्रा ने प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया। हीटर का बल खाता हुआ एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता चला गया। बेला के चेहरे पर जर्दी खंडने लगी, आंखों में वहशत भी उभर आई। मैंने अलमारी से एक जंबूर निकाल लिया। मैंने उसके पैरों की तरफ आते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों के नाखूनों से शुरू करूंगा। अब देखना यह है कि तुम कितनी सख्त जान हो और कब तक बर्दाश्त करती हो। वैसे मेरा तजुर्बा यह है कि जालिम इंसान जल्द हथियार डाल देता है, लेकिन तुम जरा मुख्तलिफ किस्म की हो, शायद कुछ देर बर्दाश्त कर लो। मैं उसके सीधे पैर के अंगूठे का नाखून जंबूर में पकड़ने की कोशिश करने लगा। बेला जोर जोर से पैर को हरकत दे रही थी। मैंने एक हाथ से उसका पैर पकड़ लिया और नाखून को जंबूर की गिरफ्त में ले लिया। मैंने उसके चेहरे को तकते हुए कहा, क्या इरादा है? जबान खोलोगी या उखाड़ दूं? बेला चीखी, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बेला को शायद अब भी ये घमंड था कि शायद मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा और ये सब कुछ उसे महज डराने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं था। मैंने जंबूर को हल्का सा झटका दिया। बेला चीख उठी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, बताओगी या नहीं? बेला सर पटकती हुई चीखी, नहीं, और फिर उसने सख्ती से दांत भींच लिए। मेरे लिए अब उसका लिहाज करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जंबूर को जोर जोर से झटके देने लगा। बेला की चीखें तहखाने में गूंज रही थीं। वो जोर जोर से सर पटक रही थी। हाथ पैर आहनी क्लिपों में जकड़े हुए न होते तो वो तड़पते हुए पलंग से नीचे गिर जाती। मैंने एक और जोरदार झटका दिया। अंगूठे का पूरा नाखून जड़ से उखड़ गया और खून का फव्वारा बह निकला। बेला के मुंह से निकलने वाली चीखें बड़ी खौफनाक थीं। वो जोर जोर से सर झटकती हुई पैरों को आजाद कराने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उससे ये मंजर नहीं देखा जा रहा था। बेला आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती चली गई। उसके अंगूठे से बहने वाले खून से न सिर्फ बिस्तर की चादर का हिस्सा तर हो गया, बल्कि खून फर्श पर भी टपक पड़ा। मैं बेला के सरहाने की तरफ आ गया। जंबूर मेरे हाथ में था, जिसमें खून आलूद नाखून फंसा हुआ था। बेला का चेहरा जर्द हो रहा था। मैंने उसे नाखून दिखाते हुए कहा, मैंने जो कहा था उसकी इब्तिदा कर चुका हूँ। अभी तुम्हारा नाखून उखाड़ा है और थोड़ी देर के बाद तुम्हारी खूबसूरत सडोल पिंडली से गोश्त का एक पार्चा अलग कर दूंगा। मेरी बात अधूरी रह गई। उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। अब उसे एहसास हो गया था कि मैं उसके साथ किसी किस्म की मुरव्वत नहीं बरतूंगा। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया। शिकस्त खूरता लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। बेला ने कहा, तुम जो चाहो कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। उसके लहजे में बेपनाह नफरत थी। मैंने उसका नाखून हीटर पर डाल दिया। नाखून के साथ मांस भी था। कमरे में नाखून और गोश्त जलने की तेज बू फैल गई। 1 मिनट के बाद मैंने हीटर का स्विच ऑफ कर दिया। जंबूर वहीं मेज पर रख दिया और सुमित्रा को इशारा करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। सुमित्रा का चेहरा भी उस वक्त जर्द हो रहा था। हो सकता है पहले उसने कभी ऐसा मंजर न देखा हो।
तहखाने से बाहर आकर कमरे से गुजरते हुए भी मैंने पंडित भेरू के बेडरूम की तरफ देखा। वो अब भी बेखबर सो रहा था। हम हॉल में आ गए। मधु अब भी सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और रत्ना दूसरे सोफे पर थी। सूरज तुलू हो चुका था। धूप की किरणें खिड़कियों के रास्ते अंदर आ रही थी। सुमित्रा रत्ना के पास बैठी सरगोशियों में उसे तहखाने में होने वाले वाक्य के बारे में बता रही थी और वह दोनों कनखियों से कभी कभी मेरी तरफ भी देख रही थी। मैंने उठते हुए कहा, मैं तो अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ, कोई मुझे जगाने की कोशिश न करे। रत्ना एकदम उठकर खड़ी हो गई। बोली, नाश्ता करके सोना, मैं किचन में जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं नाश्ता करके उठ गया। मैंने सुमित्रा से कहा, बेला को भी नाश्ता करवा दो और उसके जख्म की ड्रेसिंग भी कर दो। उसे अभी तहखाने में रहने देना और इस बात का ख्याल रखना कि भेरू उसके करीब न जाने पाए। बेला से अभी मैंने बहुत कुछ पूछना है। वो हमारे लिए उस वक्त तक अहम है जब तक नागराज का पता नहीं बताते थी। मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटते हुए भी मैं बेला के बारे में ही सोच रहा था। वो वाकई बहुत सख्त जान साबित हुई थी। इस तरह किसी आदमी का नाखून उखाड़ा जाता तो सबसे पहले तो वो घंटे भर के लिए बेहोश हो जाता और फिर होश में आने के बाद फर बोलने लगता। मगर बेला न सिर्फ ये अजियत बर्दाश्त कर गई थी बल्कि मेरे मुंह पर थूक कर ये साबित करने की कोशिश भी की थी कि वो बड़े मजबूत आसाब की मालिक है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सो गया और फिर मेरी आंख शाम के वक्त ही खुली थी। मैं उठकर हॉल कमरे में आया तो पंडित भेरू भी वहां मौजूद था और उस वक्त बड़े खुशगवार मूड में था। वो मुझे देखते ही चहका, वंडरफुल मैन, बेला को बंदी खाने में लाकर तुमने नागराज के खिलाफ आधी युद्ध जीत ली। मैंने कहा, आधी युद्ध तो मैंने उसी रोज जीत ली थी जब पहली मर्तबा आदिनाथ मंदिर में नागराज के सामने से फरार हुआ था और उसके आदमी मेरा सुराग न लगा सके थे। बीच की सारी लड़ाई तो महज एक दूसरे की कुव्वत आजमाई के लिए लड़ी जा रही थी। भेरू ने हल्का सा कहकहा लगाया, बोला, और आजमाइश ही आजमाइश में तुमने उसकी कमर तोड़ दी। खैर, सुमित्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जयपुर में राणा शमशेर सिंह को अपने पैलेस की बर्बादी की इत्तला मिल चुकी होगी। हो सकता है वो यहाँ पहुंच भी गया हो। तुम राणा शमशेर सिंह को नहीं जानते। वो किसी वजह से अगर अब तक नागराज का साथ देता आया है तो अब वो नागराज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। मैंने कहा, उससे पहले मैं नागराज तक पहुंचना चाहता हूँ। वो बोला, जरूर पहुंचोगे, मगर ये बेला। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, जब तक मैं न कहूं तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। भेरू ने कहा, उसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। दिल चाहता है उसकी टांगे चीर कर फेंक दूं, मगर तुम कहते हो तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि उसके करीब भी नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगे। भेरू ने कहा, 2-4 दिन इंतजार कर लूंगा। बहुत हिसाब करना है मैंने उससे। मैं गौर से भेरू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार कर रहे थे। उसने अगरचे कह दिया था कि वो 2-4 दिन इंतजार करेगा, मगर मुझे शुबा था कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मुझे होशियार रहने की जरूरत थी। बेला उस वक्त मेरे लिए बहुत अहम थी। नागराज के तमाम अहम आदमी एक एक करके मेरे हाथों मारे जा चुके थे। अब सिर्फ बेला ही एक ऐसी हस्ती थी जो उसकी खुफिया पनाहगाह के बारे में जानती थी और मैं उसे हाथ से नहीं खोना चाहता था। 3 दिन गुजर गए। इस दौरान बेला को तहखाने से निकालकर ऊपर ले आया गया था। मैंने उसके लिए अपने साथ वाले कमरे का इंतखाब किया था। ये कमरा साइज में मेरे बेडरूम से 2 गुना बड़ा था। उसमें वॉल टू वॉल कालीन बिछा हुआ था। फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। कालीन के अतराफ में गाव तकिए और खूबसूरत कुशन रखे हुए थे। सुमित्रा ने बताया कि भेरू जब मूड में होता था तो इस कमरे में महफिल जमाया करता था, लेकिन ललिता की मौत के बाद उसने यहाँ बैठना छोड़ दिया। मंदिर वाले बंगले में रहते हुए मैं अंदाजा लगा चुका था कि भेरू सुमित्रा के मुकाबले में ललिता को ज्यादा चाहता था। ललिता खत्म हो गई तो उसका दिल भी शायद बुझ गया था। सुना था सुमित्रा भी बहुत अच्छी रक्कासा थी, लेकिन अभी तक मुझे उसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। बहरहाल उस बड़े कमरे में एक बेड लगाकर मैंने बेला को वहां मुंतकिल कर दिया और बैठने के लिए बेड के करीब 1-2 कुर्सियां भी डलवा दी। अंगूठे का नाखून उखाड़ने के बाद मैंने बेला के साथ और कुछ नहीं किया था। ताहम मैं बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 घंटे उसके पास बैठा रहता। मैं उसे बातों से कायल करने की कोशिश कर रहा था, नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो टस से मस नहीं हुई। उसके बरक्स वो मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो मेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दिए जाएंगे। हिंदुस्तान की हसीन तरीन लड़कियां मेरी सेवा करेंगी। मेरा ख्याल था बेला वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। अब मुझे हर सूरत में उसकी जबान खुलवानी थी। मैंने उस रोज बेला से बातों का सिलसिला खत्म करते हुए कहा, अब तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। अगर इन 24 घंटों के अंदर अंदर तुमने अज खुद जबान खोल दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें फिर तहखाने में ले जाऊंगा और तुम्हारी बोटियां काट काट कर फेंकता रहूंगा। मेरा हाथ उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक तुम जबान नहीं खोलोगी। बेला को ये वार्निंग देकर मैं कमरे से बाहर आ गया। इन 3-4 दिनों के दौरान मैंने शहर के हालात पर भी निगाह रखी थी।
2 मरतबा मैं खुद बाहर गया था और 1 मरतबा रत्ना और सुमित्रा घूम फिर कर आई थी और इस दौरान चंद दिलचस्प बातों का इंकिशाफ हुआ था। राणा शमशेर सिंह इत्तला मिलते ही जयपुर से वापस आ गया। उसके आने से पहले पानी पैलेस के हर हिस्से में फैल चुका था और पैलेस की हर चीज तबाह हो गई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पहले तो मुझे भी इस बात पर हैरत हुई थी कि इतना पानी कहां से आ रहा था, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि पैलेस के पीछे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर बहने वाली नहर तक ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन बिछाकर पानी पैलेस तक लाने का बंदोबस्त किया गया था और ये सारा इंतजाम पैलेस की तामीर के वक्त ही किया गया था। इस किस्म के तमाम खतरनाक शोबों को इसी कंट्रोल रूम से हैंडल किया जाता था। उस रात बेला ने एक बटन दबाकर नहर की पाइपलाइन का वॉल्व खोल दिया था, मगर उसे बंद नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पानी पैलेस के कमरों में भरता रहा। इसका इंकिशाफ कई घंटों के बाद हुआ था और राणा शमशेर सिंह को इत्तला दे दी गई थी और उसके आने तक सब कुछ तबाह हो चुका था। और अब राणा शमशेर सिंह के आदमी बड़ी सरगर्मी से नागराज को तलाश कर रहे थे, जबकि मैं उनसे पहले नागराज तक पहुंचना चाहता था। दूसरा इंकिशाफ यह हुआ कि उस रात जब मैं और मधु शक्ति के राणा पैलेस की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पुलिस को देखकर मैं और मधु कार से कूद गए थे और बाद में हमने गोली चलने की आवाज सुनी थी। शक्ति गोली लगने से जख्मी हो गया था और माउंट अबू के सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ था। जब से मुझे शक्ति के बारे में पता चला था, मैं उसे अस्पताल से निकालने के मंसूबे बना रहा था और आखिरकार ये तय पाया था कि आज शाम मैं और मधु डॉक्टर और नर्स के भेष में अस्पताल जाएंगे और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने इस सिलसिले में कुछ मालूमात भी हासिल कर ली थी और डॉक्टर और नर्स के कपड़ों और दूसरी मुतल्लिका चीजों का भी इंतजाम कर लिया था। शाम 7 बजे आने वाला स्टाफ सुबह 7 बजे तक ड्यूटी पर रहता था। मैंने शक्ति वाले वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर का पता चला लिया था और उसे 5,000 रुपए देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो नर्स को लेकर कम से कम 2 घंटों के लिए अस्पताल से गायब हो जाए। डॉक्टर को महीने भर की तनख्वाह 4,000 रुपए मिलती थी। 2 घंटों के लिए 5,000 वाली बात तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। शक्ति को अस्पताल के जिस वार्ड में रखा गया था उसके दोनों दरवाजों पर पुलिस का पहरा था। ऐसी सूरत में अस्पताल में दाखिल होना और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। हमारी अपनी जानों का भी खतरा था, मगर मैं शक्ति के लिए ये रिस्क लेने को तैयार था। उसने मेरे लिए बहुत काम किए थे और मैं उससे अभी और काम लेना चाहता था। मैं और मधु 8:30 बजे फिएट पर बंगले से निकले। मधु नर्स की सफेद यूनिफॉर्म में थी। मैंने पैंट शर्ट पर सफेद गाउन पहन रखा था। गाउन की जेब में स्टेथोस्कोप रखा हुआ था। कार मैंने अस्पताल के पिछले दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। अस्पताल के दरवाजे में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से सफेद शीशों वाली ऐनक निकालकर आंखों पर लगा ली और स्टेथोस्कोप को जेब से निकालकर गले में डाल लिया। मधु ने भी आंखों पर ऐनक लगा ली। रात 9 बजे नाइट ड्यूटी के डॉक्टर अपने अपने वार्ड में आखिरी राउंड लगाया करते थे। प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर मदन को वार्ड की नर्स के साथ 8:30 बजे वहां से जाना था। पिस्तौल मेरी पतलून की जेब में भी था और मधु ने भी अपने लिबास में पिस्तौल छुपा रखा था। अस्पताल में दाखिल होते हुए हम दोनों के दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। मधु के चेहरे की रंगत किसी हद तक मुतगय्यर हो रही थी। मधु के हवाले से एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि वो बाहौसला लड़की थी, खतरात से नहीं घबराती थी, आग में भी कूद पड़ती थी। वो अलग बात है कि जब किसी मुसीबत में फंस जाती तो उसकी जान निकल जाती थी। हम आपस में बातें करते हुए वार्ड में दाखिल हो गए। उस तरफ दोनों पुलिस वाले दरवाजे के सामने बेंच पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। उनमें से एक ने उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखा, मगर बोला कुछ नहीं। हम वार्ड में दाखिल हुए। मैंने इधर उधर देखा। शक्ति दूसरी तरफ चौथे बेड पर था। हमने दूसरी कतार के मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। मैं चार्ट उठाकर देखता, फिर चार्ट मधु के हवाले कर देता और मरीज से चंद सवालात करता और आगे बढ़ जाता। मैंने महसूस किया था कि शक्ति बड़ी गहरी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था और जब हम उसके बेड के करीब पहुंचे तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। गुरु तुम? मैंने उसे टोक दिया। कहा, खामोश। तुम्हारा जख्म कैसा है? शक्ति ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, ठीक नहीं है डॉक्टर। गोली उसकी रान में लगी थी। मैंने उसकी पट्टी खोल दी। जख्म के इर्द गिर्द नीलाहट सी थी। उस वक्त एक पुलिस वाला भी करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने मधु की तरफ देखकर कहा, नर्स, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दो। जख्म में जहर फैल रहा है, फौरन ऑपरेशन करना जरूरी है। मधु ने कहा, यस डॉक्टर। पुलिस वाला बोला, डॉक्टर जी, ये मरीज एक खतरनाक मुजरिम है। इसे अफसरों की इजाजत के बगैर वार्ड से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मैंने उसे घूरा और कहा, तुम्हारा अफसर सुबह आएगा, उस वक्त तक जहर पूरी टांग में फैल चुका होगा और फिर इसकी टांग काटनी पड़ जाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कांस्टेबल। इसका ऑपरेशन अभी होगा और हम इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं और ये इस पोजीशन में भी नहीं है कि फरार होने की कोशिश कर सके। अगर तुम्हें कोई अंदेशा है तो तुम हमारे साथ चलो। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़े रहना। कांस्टेबल कुछ हिचकिचाया
मधु ने बड़ी तेजी दिखाई और वार्ड के आखिर में पड़ी हुई व्हील चेयर ले आई। मैंने मधु की मदद से शक्ति को बेड से उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया। मधु व्हील चेयर धकेलने लगी। कांस्टेबल ने वार्ड के दरवाजे पर खड़े हुए अपने साथी से कुछ कहा और खुद हमारे साथ चल पड़ा। मैंने अपना हाथ गाउन के नीचे पतलून की जेब में डाल रखा था। हम जैसे ही तीसरी राहदारी में मुड़े, हमारे साथ आने वाला कांस्टेबल ठिठक गया। बोला, डॉक्टर जी, ऑपरेशन थिएटर उधर है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसकी बात काटती कहा, वो मेन ऑपरेशन थिएटर इस वक्त खाली नहीं है, हम इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं। कांस्टेबल बोला, पर ये तो बाहर जाने का रास्ता है डॉक्टर जी। मधु ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारा किया। वो न सिर्फ चलती रही बल्कि उसने अपने लिबास के अंदर से पिस्तौल निकाल कर शक्ति के हाथ में दे दिया। कांस्टेबल हमसे अगरचे 2 कदम पीछे था, मगर उसने मधु की हरकत देख ली। वो चीखाए, रुक जाओ, छोड़ दो कैदी को। कांस्टेबल ने एकदम राइफल तान ली, लेकिन मैंने उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपने गाउन के नीचे से निकाल कर फायर कर दिया। गोली उस कांस्टेबल के कंधे पर लगी और वो चीखता हुआ नीचे गिरा। राइफल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैं चीखा, भागो मधु। मधु मेरे कहने से पहले ही व्हील चेयर को तेजी से धकेलती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठते हुए शक्ति ने अपना तंदुरुस्त पैर आगे बढ़ाकर दरवाजे को जोरदार धक्का दिया। व्हील चेयर आसानी से दरवाजे से बाहर आ गई। कार वहां से तकरीबन 10 गज दूर थी। उससे आगे घास का प्लॉट था जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें औरतें भी थीं। ये उन बाज मरीजों के अजीजो अकारिब थे जो शहर से बाहर दूर दराज के गांव देहातों से आए हुए थे। अस्पताल की राहदारी में गोली चलने की आवाज सुनकर वो सभी चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दरवाजे से कार तक कच्चा रास्ता था। मधु तेजी से व्हील चेयर को धकेल रही थी। मैं उसे पहले ही दौड़कर कार के करीब पहुंच गया। कार का दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया था। एक झटके से दरवाजा खुला और सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। इस दौरान मधु भी करीब आ चुकी थी। मैं चीखा, जल्दी करो मधु, अगर दूसरे पुलिस वाले आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मधु ने कार के पिछले दरवाजे के करीब व्हील चेयर रोक ली। दरवाजा खोला और खुद ऊपर से घूमकर दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई। फिर शक्ति को हाथ से पकड़कर अंदर खींचने लगी। शक्ति ने उठने के लिए तंदुरुस्त पैर से व्हील चेयर के पायदान पर दबाव डाला। वो चंद इंच ऊपर उठा था कि व्हील चेयर उसके नीचे से निकल गई और 3-4 फुट पीछे हट गई। शक्ति भी मुंह के बल कार के दरवाजे के करीब गिरा। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली। इसी दौरान अस्पताल की राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन पुलिस वालों में से कोई एक था। राहदारी में चलने वाली गोली की आवाज सुनकर इस तरफ आया होगा। मैं जोर से चीखा, मधु जल्दी करो, उसे अंदर खींचो। मैं कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था। मधु शक्ति को हाथ से पकड़कर खींच रही थी। शक्ति का आधा धड़ कार के अंदर था। वो तंदुरुस्त पैर पर जोर देकर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान राहदारी का दरवाजा एक धमाके से खुला। एक पुलिस वाला बरामद हुआ। राइफल को उसने दोनों हाथों में थाम रखा था। एक लम्हे के अंदर अंदर उसने सूरत हाल का जायजा लिया और दूसरे ही लम्हे फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही शक्ति और मधु की चीखों की आवाज भी फजा में फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मधु सीट पर औंधी पड़ी थी। उसके दोनों हाथ सर पर थे, जैसे सर को किसी मुमकिन चोट से बचाने की कोशिश कर रही हो। शक्ति कार से बाहर गिर चुका था। उसका बदन गोलियों से छलनी हो गया था। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला कर लिया और क्लच पैडल पर रखा हुआ पैर उठा लिया। कार एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। लॉन में बैठे हुए लोगों में भगदड़ सी मच गई। लोग बदहवास होकर दौड़ने लगे। एक आदमी कार से टकरा कर दूर जा गिरा था। ये भी गनीमत था कि वो कार के नीचे नहीं आया था। वो पुलिस वाला अब कार पर फायरिंग कर रहा था। एक आध गोली कार की डिक्की या पिछले हिस्से पर जरूर लगी होगी। मजमूई तौर पर कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैंने कार को बड़ी तेजी से इमारत के दूसरी तरफ घुमा दिया था। उस तरफ भी लोगों में भगदड़ मची हुई थी। मैं कार को अस्पताल के अकबी गेट की तरफ दौड़ाता चला गया। इस दौरान वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ इमारत के दूसरी तरफ आ गया था, लेकिन उस तरफ लोगों की मौजूदगी की वजह से वो फायरिंग नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ रहा था, मगर मैं कार को गेट से निकाल ले गया। 15-20 मिनट तक कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाने के बाद मैं असल रास्ते पर आ गया और उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद कार भेरू वाले बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। पहले मुझे शुबा हुआ कि गोली मधु को भी न चाट गई हो, लेकिन अस्पताल से निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठी हुई थी और आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी और वो भी खामोश बैठी रही थी। पोर्च में गाड़ी रोककर मैंने मुड़कर मधु की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी धुआं हो रहा था। आंखों में बेपनाह वहशत थी और सांस काफी तेज था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना मधु? वो जैसे चौंक सी गई। बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर बंगले के अंदर से चीखों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और कार का दरवाजा खोलकर जल्दी से नीचे उतर आया। ठीक उसी लम्हे धड़ से बरामदे वाला दरवाजा खुला और सुमित्रा नमूदार हुई।
उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो दरवाजे से ही चीखी, नाजी जल्दी आओ, वो उसे मार डालेगा। मैंने बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। मैंने दरवाजे में दाखिल होते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ है वो? सुमित्रा ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो 10 मिनट से बेला के कमरे में घुसा हुआ है और दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा है। अंदर से बेला की चीखों की आवाज सुनकर हमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, मगर भेरू ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी 12 बज रहे थे। मैंने कहा, रत्ना तुम बाहर मधु को देखो। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बेला वाले कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करते हुए मैं भेरू को आवाजें देने लगा। अंदर से मुसलसल उठा पटक और बेला की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे को धड़धड़ाते हुए चीखा, भेरू दरवाजा खोलो। अंदर से भेरू की गरजती हुई आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। मैंने कंधे से 2-3 टक्करें मारी, मगर दरवाजा इस तरह खुलने वाला नहीं था। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और उसकी नाल कुफल पर रख कर ट्रिगर दबा दिया। ताला टूट गया और मैं दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। कमरे का मंजर बड़ा खौफनाक था।